गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जीवों में विविधता के बारे में पढ़ेंगे। हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये आप और हम सभी देखते हैं और हम कह सकते हैं कि जीवों में विविधता पाई जाती है, अर्थात तरह तरह के जो जीव हमें दिखाई देते हैं वो जीवों की विविधता कहलाती है। तरह तरह के जीव का होना धरती पर। एक वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार धरती पर लगभग 1 करोड़ प्रकार की प्रजातियां जीवों की पाई जाती हैं। लगभग 1 करोड़ प्रजातियां जीवों की होती हैं और उनमें से लगभग 20 लाख जातियों के बारे में हमें पता है। हमारे आसपास छोटे बड़े जो जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं या फिर विभिन्न प्रकार के जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, कुल मिलाकर के लगभग 20 लाख प्रजातियां, उनकी 20 लाख प्रजातियों के बारे में हमें पता है। बाकी लगभग 80 लाख प्रजातियों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इतनी ज़्यादा विविधता पाई जाती है और ये विविधता भी अपने जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, उनके बीच में जो आता है कटिबंध आता है, उष्ण कटिबंध, उन क्षेत्रों में धरती पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इन सबसे अधिक जीवों की विविधता इन क्षेत्रों में होती है, उसमें हमारा देश भी शामिल है। अब बात करते हैं कि जैसे क्या क्या विविधता पाई जाती है। थोड़ा एक दो उदाहरण लेकर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक और जहाँ सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमें आँख से दिखाई नहीं देते। सूक्ष्मदर्शी यंत्र में से ही वो देखे जा सकते हैं। उनका आकार इतना छोटा है। और दूसरी तरफ देखें जिनका क्या नाम है, जिनका आकार सूक्ष्मदर्शी से देखने वाले जो जीव होते हैं उनका आकार कुछ माइक्रोमीटर तक का ही होता है, यानी अति सूक्ष्म होता है। और दूसरी ओर अगर देखें तो 30 मीटर लंबे नीले व्हेल होते हैं। ब्लू व्हेल मछली जो समुद्रों में पाई जाती है, उसका आकार 30 मीटर तक लंबा होता है। अगर पेड़ पौधों की बात करें तो अमेरिका के जो कैलिफोर्निया के जंगल हैं वहाँ पर इतने लंबे वृक्ष पाए जाते हैं कि उनकी जो ऊंचाइयाँ हैं वो 100 मीटर ऊंचाइयाँ हैं। यानी कैलिफोर्निया में पाए जाने वाले 100 मीटर लंबे रेडवुड के जो पेड़ होते हैं उनको देखो कितने विशालकाय पेड़ होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतने सूक्ष्म जीव भी हैं जो आंखों से नहीं दिखते। एक दूसरे और इतने विशालकाय पेड़ पौधे और जीव जंतु भी हैं जो हमारे से आकार में कई गुना बड़े हैं। इस तरह हम देखते हैं आकार के आधार पर भी बहुत विविधता है। अगर मान लीजिए हम उम्र के आधार पर देखें तो भी विविधता है। यदि आयु के आधार पर विविधता देखें तो कुछ चीड़ के पेड़ होते हैं जिनसे माचिस की तीलियां बनती हैं, जो अपने हिमालय आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो चीड़ के पेड़ कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ प्रजातियां उनकी जो हजारों वर्षों तक वो जीवित रह सकते हैं। जंतुओं में जैसे कछुआ है, लगभग 300 साल उसकी आयु मानी गई है। और दूसरी ओर अगर देखें, जबकि कुछ कीट जैसे कि मच्छर होते हैं, कुछ प्रजाति के मच्छर, उनका जीवन काल कुछ दिनों का ही होता है। और हम देखते हैं खेतों में जो फसल उगाते हैं उनका जीवन काल कुछ महीने का ही होता है। जैसे गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, अगर हम लगातार उनकी सिंचाई भी करते रहें, उनमें खाद भी डालते रहें तो आयु पूरी होने के बाद में स्वतः ही सूख जाते हैं। अर्थात उनको हम स्वयं भी लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी उम्र ही आयु इतनी ही होती है। इस तरह हम देखते हैं आयु में विविधता है, आकार में विविधता है और स्वभाव में विविधता है। अन्य बहुत सारी बातें हैं, यानी हम तरह तरह की विविधताएं इनमें देखते हैं। अब बात आती है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। हम इस अध्याय में इनका जीवों का वर्गीकरण विस्तार से पढ़ेंगे। तो बताइए हम वर्गीकरण क्यों इनका करना चाहते हैं, क्यों वर्गीकरण किया गया जीवों का। वर्गीकरण से आसानी हो जाती है। आपने देखा होगा कि एक दुकानदार होता है, वो दुकान में जो सामान होता है उसका वर्गीकरण करके रखता है। जैसे बिस्कुट है वो एक जगह रखता है, सभी टॉफियाँ एक जगह रखता है, और अन्य सामग्री जैसे साबुन है वो अलग जगह रखता है, तीसरी जगह रखता है। इस तरह से जब भी उसको उस सामान को लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। उसने समूह बना कर रख रखे हैं, अलग अलग टाइप के सामान के अलग अलग समूह बना दिए ताकि उसको ढूंढने में आसानी रहे।
घर पे भी हम समूह बना के रखते हैं। जैसे जूते चप्पले होते हैं वो एक जगह निकाल के रखते हैं, कपड़े होते हैं हमारे वो अलग जगह रखते हैं, किताब कॉपियाँ होती हैं वो किसी तीसरी जगह रखते हैं। तो हमें भी वहाँ पर क्या है, समूह के रूप में ये चीज़ें रखते हैं समूह बना करके, तो ढूंढने में आसानी हो जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर क्या होता है, जीवों का अध्ययन करना होगा हमें, तो उनके अध्ययन में आसानी कैसे हो, इस तरह से हमारे चारों ओर लाखों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इन सभी जीवधारियों को जानने समझने के लिए हमारे पास समय का बहुत छोटा हिस्सा है। हमारे जीवन तो कुछ सालों में तो है, और इतने लाख जीवों का अध्ययन करने में तो हजारों साल लग जाएंगे। तो बताइए हम उसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं कि जीव का अध्ययन संभव है ही नहीं। अतः हम इन सभी जीवों का एक एक करके अध्ययन नहीं कर सकते। इनकी जगह हम जीवों की समानता का अध्ययन करते हैं, यानी समानता के आधार पर समूह बनाए जाते हैं, उस समूह का अध्ययन कर लेते हैं। उस समूह में हजारों प्रकार के जीव शामिल हैं, हजारों प्रजातियां शामिल हैं, उन सबका अध्ययन हो जाता है, क्योंकि उनके स्वभाव में, शरीरों में, आकार प्रकार में समानताएं पाई जाती है। इस तरह से समानता के आधार पर इन जीवों को विभिन्न वर्गों में तथा समूह में रखते हैं। इनके समूह या वर्ग बना दिए जाते हैं तथा केवल समूह या वर्ग का ही हम अध्ययन करते हैं। अब दो छोटे छोटे सवाल हैं, आप उनके उत्तर स्वयं देंगे। अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विभिन्नता के 3 उदाहरण दीजिए, यानी 3 अलग अलग टाइप के जीवों के नाम लिख के बताइए कि भाई इस तरह से ये जीव में विविधता पाई जाती है। और इस तरह से दूसरा सवाल है, हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया है, तो उत्तर आप स्वयं देने की इसमें कोशिश करेंगे। अब अगली बात लेते हैं, हम देखते हैं कि जो वर्गीकरण का आधार है वो क्या हो सकता है। अब मान लीजिए समानता को भी अगर हम देखें, तो अगर हम अपनी और अपने मित्र के तुलना करें शरीर के बनावट में, तो हमें समानता के साथ साथ काफ़ी भिन्नताएं दिखाई देती हैं। क्या हम और हमारा मित्र क्या बिल्कुल एक जैसे हैं? क्या उनमें कोई भिन्नताएं नहीं है? हम में भिन्नताएं होती हैं। अब मान लीजिए हम अपनी तुलना, हम अपनी और अपने मित्र की तुलना अगर किसी बंदर से करें, तो हम पाएंगे कि हम में और हमारे मित्र में समानता है और बंदर हमसे भिन्न है। क्योंकि तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो हम में अब समानता दिखाई देती है और बंदर हमें भिन्न दिखाई देता है। अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि हम अपनी तुलना किसी गाय से करें, तो अब गाय से हम अपनी तुलना करते हैं, बंदर से हम अपनी तुलना करते हैं, तो हम में और बंदर में समानताएं हमें दिखाई देती हैं, गाय हमसे भिन्न दिखाई देती है। तो इस तरह से समानताएं जो होती हैं वो एक दूसरे से तुलना करके समानताएं की जाती हैं और उसके आधार पर समूह बनाए जाते हैं। अब प्रारंभ में यही एक समस्या थी कि समूह बनाएं तो कैसे बनाएं। अब उसके लिए सबसे पहले यूनानी विचारक, जो यूनानी दार्शनिक थे, अरस्तु ने कोशिश की वर्गीकरण करने की। इन्होंने कैसे वर्गीकरण करके बताया कि जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया, लेकिन सभी स्थलीय जीवों पर या फिर सभी जलीय जीवों में समानता नहीं पाई जाती। मतलब यह हुआ कि अरस्तु ने वर्गीकरण कैसे किया कि जो थल भाग में रहते हैं उनको स्थलीय जीव कह दिया, वो उनका अलग समूह मान लिया। जो जल में पाए जाते हैं उनका अलग समूह मान लिया, और जो वायु में उड़ने वाले हैं उनका तीसरा समूह मान लिया। तो 3 समूह में इन्होंने बांट दिया जीवों को। तो क्या अब मान लीजिए हम विचार करें कि क्या स्थल भाग में हम जो रहते हैं, क्या सारे जीवों में बिल्कुल एक जैसी समानता है? ऐसा तो नहीं है। इस तरह जो आकाश में उड़ने वाले जीव हैं उनमें भी पूरी तरह सारी समानता तो नहीं है। और इस तरह से जो जल में जो पाए जाते हैं, समुद्रों में, नदियों में तो बहुत सारी विविधताएं होती हैं। तो बताइए सारे जलीय जीवों को एक जैसे कैसे मान लें, एक समूह में कैसे मान लें? उसी जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीव भी रहते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा है जो जल में खूब तैरता रहता है, आंखों से दिखाई नहीं देता, और उसी जल में व्हेल मछली भी रहती है जो बहुत बड़े आकार की है, और अन्य साइज के जीव जंतु रहते हैं। तो क्या उनमें सब में समानता है? तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि वातावरण के आधार पर हम इसमें समूह बना दें। तो इस तरह से
उसके बाद में बात आई कि जीवधारियों का वर्णन करते समय सबसे पहले यह जानना होता है कि उस समूह के सदस्यों में क्या समानताएं हैं। अब समानता कैसे ढूंढें, किस आधार पर हम समानता ढूंढें, जिसके आधार पर हम कुछ जीवों को एक साथ रख सकें। हम लक्षणों में समानता के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। लक्षणों में समानता देखते हैं, वातावरण में समानता नहीं देखेंगे। लक्षणों में क्या समानता है? लक्षण से मतलब होता है शरीर की विशेष प्रकार की बनावट है, या उनसे उन जीवों के कार्य क्या हैं, या उनकी बनावट क्या है। तो विशेष रूप से बनावट को ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। अब मान लीजिए इन लक्षण का अर्थ है उस जीव का विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य, उसको हम लक्षण कह देंगे। उस जीव का क्या स्पेशल कार्य, विशेष कार्य है, या क्या विशेष संरचना है, इसके आधार पे हम लक्षण तय कर लेंगे। तो वर्तमान समय में हम जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति से प्रारंभ करके अन्य लक्षणों को दृष्टिगत रखते हैं, और इन लक्षणों का अनुक्रम जो है वो आगे इस प्रकार पढ़ेंगे। तो क्या करते हैं कि जो कोशिका को सबसे पहले आधार माना गया है कि कोशिका की, जिससे कि हमारा शरीर बना हुआ है सभी जीवों का, उसकी संरचना को पहले ढूंढा जाए, संरचना की तुलना की जाए, तो उनमें उनके आधार पर हम समूह बना सकते हैं। तो कोशिका की संरचना के आधार पर कैसे बना सकते हैं कि कुछ जीव समूह की या जीवों की कोशिकाएं सुकेंद्र की होती हैं, सुकेंद्र की होती हैं, अर्थात इन कोशिकाओं में स्पष्ट झिल्ली युक्त केंद्रक तथा अन्य कोशिकाएं पाए जाते हैं। और इन कोशिकाओं को कैरियोटी कहते हैं, और इनसे बनी जीवों को यूकेरियोटिक जीव कहते हैं। इन कोशिकाओं की संरचना, इन कोशिकाओं में बहुकोशिकीय जीव बनाने की क्षमता होती है, तथा इसी के अनुरूप इनकी संरचनाएं इन कोशिकाओं की संरचनाएं होती हैं। अब मान लीजिए दूसरी ओर अगर हम देखते हैं कि ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाए जाते, तो क्या उनकी संरचनाएं इन कोशिकाओं जैसे होंगी? नहीं, उनकी अलग होंगी। दूसरी ओर कुछ कोशिकाओं में
स्पष्ट केंद्र के नहीं पाए जाते, इन्हें प्रोकैरियोटी कोशिकाएं कहते हैं। अब इनमें वो क्षमता नहीं होगी, बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण करने की क्षमता नहीं होगी, क्योंकि इनमें केंद्र के नहीं है। अन्य कोशिकाएं हैं वो झिल्ली युक्त नहीं है, यानी स्पष्ट यानी इस केंद्र के नहीं है, स्पष्ट कोशिकाएं नहीं है, तो ये एक सिंपल तरह की कोशिका होगी ये तो इस तरह से तो शुरू में आधार ये मान लिया है कोशिका की संरचना। जिन जीवों की कोशिकाएं स्पष्ट केंद्र की युक्त होती हैं उनको तो कहते हैं यूकेरियोटिक जीव, और जिनकी कोशिकाओं में केंद्र के स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता है उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। इस तरह से शुरुआत में इसको हम आधार मान लिया, किसको? अतः कोशिका की संरचना यानी केंद्र की संरचना, केंद्रक के आधार पर अतः कोशिका की संरचना के आधार पर हम जीवों को दो समूहों में बांट सकते हैं। और वो कौन कौन से होंगे? यूकेरियोटिक और दूसरे हो गए प्रोकैरियोटिक। इस तरह से हम इसके दो समूह बना सकते हैं और इस तरह से इनको बांटा भी गया है। इस तरह से हम एक अन्य आधारभूत लक्षण को लेते हैं, जैसे एक दूसरा कोई आधारभूत लक्षण देखिए। पहला तो कोशिका की संरचना देख लिया केंद्र का, और दूसरा देख लिया कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, जैसे अमीबा है, एक कोशिकीय जीव है, अतः इसकी सभी जैविक क्रियाएं इसी कोशिका में संपन्न होती हैं। एक कोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। श्रम विभाजन का मतलब एक तो कोशिका शरीर में सारे काम उसी को करने पड़ेंगे। बताइए काम का बंटवारा कैसे होगा? जैसे अपने परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं तो हम काम का बंटवारा कर लेते हैं। कुछ सदस्य एक प्रकार का काम करते हैं, कोई दूसरे सदस्य हैं वो दूसरे प्रकार काम करते हैं। इसी तरह से अगर इस दूसरे प्रकार अगर हम देखें तो किसी परिवार में यदि कोई एक ही इंसान रहता हो तो सारे कार्य उसको खुद को करने पड़ेंगे, वहाँ श्रम का विभाजन नहीं है। इसी तरह से एक कोशिकीयों में शरीर में कोशिका एक है तो सारा कार्य वही करेगी। श्वसन कार्य है, उत्सर्जन है, भोजन ग्रहण करना है, पाचन करना है, जनन करना है, सारे कार्य वही करेगी। तो वो उसी कार्य के लिए उसकी बनावट हो जाती है, उसकी संरचना हो जाती है। और दूसरी ओर देखें बहुकोशिकीय जीवों में, दूसरी ओर बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाओं में श्रम विभाजन पाया जाता है। कोशिकाएं शरीर में बहुत सारी है संख्या में, अतः बहुकोशिकीय जीवों की सभी कोशिकाएं समान नहीं होती हैं, आकार भी इनके बदल जाते हैं काम के अनुसार। जैसे जिसका कार्य वैसे ही कोशिका का आकार हो जाता है। जैसे हमारे शरीर में देखिए तंत्रिका कोशिकाएं सूचनाओं का आदान प्रदान करवाती हैं, सूचनाओं को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं, अतः लंबी तंतु जैसी हो जाती हैं। उनकी लंबाइयां 1-1 मीटर तक हो जाती हैं। तंत्रिका कोशिकाओं की जो लंबाई है वो हमारे शरीर में 1 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। तो क्या सभी कोशिकाएं इतनी लंबी थोड़ी होती हैं? इस तरह से इन जीवों की कोशिकाएं किसी खास कार्य के लिए विशिष्टीकृत होती हैं, अर्थात उनकी संरचनाएं कुछ उस प्रकार से हो जाती है जैसे वो खास कार्य करती हैं। इसी कार्य जीवों की सारी संरचनाओं में भी फिर अंतर आ जाता है और इससे भिन्नताएं पैदा हो जाती हैं। जैसे अमीबा और एक कृमि की संरचना में अंतर होता है। कृमि भी ज्यादा बड़ा जीव नहीं है लेकिन बहुकोशिकीय जरूर है, तो अमीबा में कृमि में अंतर मिलेगा, उसकी बनावट में अंतर मिलेगा। अमीबा एक कोशिका है, कृमि बहुकोशिक है। उनके
गति करने के तरीके भी अलग होंगे, जन्म करने के तरीके भी अलग होंगे, भोजन को ग्रहण करने के तरीके भी अलग हो जाएंगे, तो उनमें भिन्नता आ जाएगी। अतः कोशिकाओं का समूह में होना या न होना एक अन्य आधारभूत लक्षण है। इस तरह से अब हम समूह बना सकते हैं कि जिन जीवों के शरीर में एक ही कोशिका पाई जाती है उनको अलग समूह में रख सकते हैं, और जिन जीवों के शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं उनको एक अलग समूह में रख सकते हैं। तो दो बड़े समूह हम इस तरह से कोशिकाओं की संख्या के आधार पर बना सकते हैं।